My name is Osin Kohli and I am MSc Gold Medalist in Zoology and CSI NET qualified. So our today's topic is about apoptosis extrinsic pathway. So पिछले वीडियो में हमने एपोटोसिस क्या होता है और एपोटोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे देख लिया था. आज हम देखेंगे एपोटोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से. तो सेल जो है उसके अंदर सिग्नल कहाँ से आ रहा है? आउटसाइड ऑफ दैट सेल. उस सेल के बाहर से सिग्नल आ रहा है कि इस सेल को किल करना है, तो इसलिए ये एक्सट्रिंसिक पाथवे. ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास एक सेल है. ठीक है, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं. सेल की ये मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब ये क्या है कि ये जो सेल है मतलब इसके पास जो सिग्नल आ रहे हैं ये बाहर से आ रहे हैं. सेल में हो सकता है कोई डैमेज हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से इस सेल को किल करना है. ठीक है, सो इसके सेल के ऊपर क्या है कि यहाँ पर रिसेप्टर लगे हुए हैं. ठीक है, ये मेम्ब्रेन पर क्या है? रिसेप्टर लगा हुआ है. ओके, यहाँ पर रिसेप्टर लगा हुआ है. तो रिसेप्टर पर क्या है कि जो सिग्नल बाहर से आ रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो बाहर से आ रहा है. ठीक है, तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दो तरह का हो सकता है. वो हो सकता है TNF या फिर वो हो सकता है FAS. ठीक है, दो तरह के हो गए. ये बोलेंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर पाथवे है ये, और ये फर्स्ट एपोप्टोटिक सिग्नलिंग पाथवे है. ठीक है, सो दोनों पाथवे के अंदर अलग अलग जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं. पहले देख लेते हैं, जिससे जो ये TNF है इसके अंदर आएगा TNF. ठीक है, TNF के अंदर आएगा TNF अल्फा मॉलिक्यूल होगा, और फैस के अंदर आएगा फैस लिगेंड. ठीक है, तो ऐसा ही सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? रिसेप्टर लगा हुआ है. अब इस रिसेप्टर पर क्या है? एक्सटर्नल मॉलिक्यूल आएगा जो कि सिग्नल लेके आएगा. ठीक है, सेल को किल करने का. सो वो हो सकता है कि वो TNF अल्फा मॉलिक्यूल हो, या हो सकता है कि वो फैस लिगेंड हो. ठीक है, तो पहले हम फैस लिगेंड के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फैस लिगेंड आके बाइंड हो गया. ठीक है, फैस लिगेंड, ये फैस लिगेंड. ठीक है, ये रिसेप्टर और ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? DD मतलब डेथ डोमेन. ठीक है, डेथ डोमेन जो है एक्टिवेट हो गया. ठीक है, इंट्रासेल्यूलर डोमेन है ये. डेथ डोमेन एक्टिवेट हो गया, तो डेथ डोमेन ये मतलब डेथ डोमेन बन गया. डेथ डोमेन बनने से आगे क्या एक्टिवेट होगा? डिस्क. ठीक है, डिस्क का फुल फॉर्म है डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कैसेट. ठीक है, कैसेट सॉरी, डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कैसेट. ठीक है, डिस्क का ये फुल फॉर्म. सो ये क्या है? एक्टिवेट. जब ये डेथ डोमेन बन गया यहाँ पर, यानी रिसेप्टर पर फैस लिगेंड आकर अटैच हो गया, तो डेथ डोमेन बन गया. उससे आगे क्या एक्टिवेट हुआ? डिस्क एक्टिवेट हुआ. ठीक है, डिस्क एक्टिवेट हुआ. अब यहाँ पर क्या होगा कि ये डिस्क आगे किसको एक्टिवेट करेगा? ठीक है, डिस्क आगे एक्टिवेट करेगा प्रो कैस्पेस 8 को एक्टिवेट करके बनाएगा कैस्पेस 8. ओके, प्रो कैस्पेस 8 से कैस्पेस 8 बनेगा. देन प्रो कैस्पेस 3 से कैस्पेस 3 बनेगा. वो कौन बनाएगा? ये कैस्पेस 8 जो है वो प्रो कैस्पेस 3 से कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा. कैस्पेस 3 का फंक्शन हम कल देख चुके हैं इंट्रिंसिक पाथवे में. ठीक है, इसके फंक्शन है न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करना. ठीक है, और प्रोटीज एंजाइम भी होगी. ठीक है, प्रोटीज एंजाइम का काम है
जो सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, जो प्रोटीन होता है ना, जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, इन सबको क्या है कि तोड़ देना, इनको डाइजेस्ट कर देना। तो सेल जो एक गोल सेल होती है, इसका स्ट्रक्चर अब डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे बल्जेस फॉर्म हो जाएंगे और आगे जाके सेल जो है वो पूरी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो प्रोटीएज एंजाइम ये करेगी। और न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिव कैसे होगा? सो ये न्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है। और न्यूक्लियस एंजाइम पर क्या है, इनहिबिटर बाइंड था। इस इनहिबिटर को कैस्पेस 3 जाकर और डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिव हो गई। अब ये न्यूक्लियस एंजाइम जो है ये आगे जाके जो न्यूक्लियस है उसको डाइजेस्ट करेगी, यानी अगर सेल में कोई डीएनए डैमेज है तो उस डीएनए को ये डाइजेस्ट कर देगी, ठीक है। सो ये प्रोसेस है। पहले डेड डोमेन बनेगा, रिसेप्टर पर लिगेंड आकर बाइंड होगा, फैस लिगेंड, फिर वो डिस्क को एक्टिवेट करेगा। डिस्क आगे प्रो कैस्पेस 8 से कैस्पेस 8 बनाएगा, फिर प्रो कैस्पेस 3 से कैस्पेस 3 बनेगा, ठीक है। और ये आगे जाके न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये तो हुआ फैस लिगेंड के थ्रू। अब हम देखें TNF अल्फा। सो TNF अल्फा के अंदर भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर फिर मॉलिक्यूल TNF अल्फा होगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा यहाँ पर, ट्रेड मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, देन आगे जाके फैड मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, ठीक है। और उससे फिर सेम है कैस्पेस 3 एक्टिवेट होगा और उससे वही न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होगी और सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे रन करता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर ही इंट्रिंसिक पाथवे भी रन हो सकता है। कैसे? तो जैसे हमने देखा था इससे पहले, कैस्पेस 8 जो एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है, कैस्पेस 8 एक्टिवेट हो रहा था प्रो कैस्पेस से कैस्पेस 8। सो वो कैस्पेस 8 क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा बिड को, ठीक है। बिड एक्टिवेट करेगा बैक्स को, और बैक्स का काम हम जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चैनल्स बनाना, यानी पोर्स बनाना, जो कि हमने कल देखे थे, ठीक है। वही पोर्स बनाएगा। ये जो है इंट्रिंसिक पाथवे, ये इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना, ये वाला। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे से इंट्रिंसिक पाथवे भी रन हो सकता है कैस्पेस 8 के थ्रू। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। सो बाकी के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कैंसर से रिलेटेड हैं सारे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर more videos. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.